लाहौर की पुरस्कून रातें हमेशा ही कासिम मेंशन को एक खास रंग देती थीं। इस वक्त मेंशन की तीसरी मंजिल पर इरम अपने मेजर जिदान के पहलू में लेटी थी। उनकी शादी को अब 3 माह हो चुके थे और वो अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे थे। रात के अंधेरे में कमरे के अंदर सिर्फ एक हल्की सी नाइट लैम्प जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर रक़स कर रही थी। इरम ने जिदान के चौड़े, मजबूत सीने पर अपना सिर रखा हुआ था और उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी। ये धड़कनें उसे दुनिया का सबसे महफूज साज सुनाई देती थीं। जिदान का बाजू नरमी से उसके कुंधों को अपने घेरे में लिए हुए था। इन 3 महीनों में इनका जिस्मानी रिश्ता एक गहरी और खामोश समझौता के तहत परवान चढ़ा था। ये एक ऐसा रिश्ता था जो वक्त के साथ साथ रस्म व रवाज से निकलकर सच्ची क़ुर्बत और एतमाद में बदल रहा था। क्या सोच रही हो? जिदान ने गहरी, नर्म आवाज में सरगोशी की। उसके बाल सूंघ कर। उसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो वो दुनिया के सामने रखता था। बस ये सोच रही हूं कि जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। इरम ने सिर उठाए बगैर जवाब दिया। जिदान ने नरमी से इरम के बालों में अपनी अंगुलियां फेरें। अजीब नहीं, मौजिज़ाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे हिस्से में आओगी। उसके होंठों पर एक नाजुक सी मुस्कुराहट आई। वो जानती थी कि ये क़ुर्बत, ये प्यार उसने बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा है। वो कीमत थी खुद की मर्जी का सर तस्लीम खम करना। लेकिन इस वक्त जिदान की मौजूदगी में उसे लग रहा था कि ये सौदा बुरा नहीं था। उसने जिदान की अंगुलियों को चूमा जो उसके गाल को सहला रही थीं। इसके होंठों का नर्म लम्स जिदान के चेहरे पर पड़ा और जिदान ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखें जज्बात की शिद्दत से बंद हो गईं। तुम मेरी ताकत हो, इरम, जिदान ने सरगोशी में एतराफ़ किया। मेरे इस खफिया मिशन में तुम ही मेरी सबसे बड़ी हमायत हो। ये अल्फाज इरम के दिल में किसी लम्स से भी ज्यादा गहराई में उतर गए। वो अपने ख्वाबों और उसके खफिया फर्ज के दरमियान एक पुल बन चुकी थी। कासिम मेंशन की शान और शौकत लाहौर के अमीर तरीन इलाकों में अपनी मिसाल आप थी। इरम आज अपने कमरे में बस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी थी। उसके खूबसूरत स्याह घने बाल कमर तक आ रहे थे। सामने LID पर एक ड्रामा लगा था जिसमें एक लड़की पुरजोश अंदाज में मुकालमे कह रही थी, मैं पढ़ूंगी। मुझे मेरी पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा हक है। आप मुझे नहीं रोक सकते। ये इजाजत मुझे मेरा इस्लाम भी देता है। और जब मैं अपनी हुदूद में रहकर पढ़ना चाहती हूँ तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इरम अपनी नीली भूरी आंखों में हैरत और एक नई सी उमंग लिए हीरोइन के डायलॉग को बार बार सुन रही थी और उन्हें ज़हन नशीन करने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि आज बड़े बाबा जी के सामने खड़े होने की यही एक दलील है। वो 19 साल की थी और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी छोटी बहन आजा कमरे में दाखिल हुई। इरम आपी, ताऊ जी आ गए हैं। रिमोट उसके हाथ से छोटा और उसने घबराकर जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। अब उसके चेहरे पर एक इज़्म और जोश की लहर थी। वो जल्दी से सोफे से उठी, दोपटा सर पर डाला और बाल समेटे। सफेद मलाई जैसा चेहरा, छोटे कटे हुए होंठ और भरे हुए गुलाबी गाल जो उसके अज़्म को मजीद नुमाया कर रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। हाल में बाबा जी, सिरी खानदान, अपने छोटे बेटे इरम के वालिद के साथ बैठे बातों में मशगूल थे। बाऊजी की आंखों में आज भी अपनी बेटी और भतीजी की बगावत का दुख साफ झलकता था। इन 2 वाक़यात ने उन्हें हमेशा के लिए सख्त बना दिया था। मादी का बोझ सालों पहले बाऊजी की इकलौती बेटी सहर यूनिवर्सिटी गई थी और वहां किसी दूसरे मजहब के लड़के से मोहब्बत कर बैठी। बाऊजी के अनकार पर उसने मोहब्बत को चुना और घर छोड़ दिया। उसके बाद से वो मेंशन के लिए हमेशा के लिए मर गई। इस वाक़ये ने तालीम पर पाबंदियों की बुनियाद रखी।
फिर इरम की कजन फिजा को भी रो धोकर यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन शर्त यही थी कि उसका निकाह जिदान से तय कर दिया जाएगा। फिजा ने वो भी मंजूर कर लिया, लेकिन निकाह की रात ही वो भी यूनिवर्सिटी के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। इस दौहरी शर्मिंदगी ने बाबाजी की कमर तोड़ दी और पूरे खानदान को रवायती तौर पर तकसीम कर दिया। फिदा की बगावत के बाद बाबाजी ने कसम खाई थी कि अब कोई बेटी 12वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ेगी, और वो भी सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में। इरम अपने आप को हौसला देती हुई बाबाजी के नजदीक सोफे पर आकर बैठ गई ताकि वो जान लें कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। बाबाजी की नजर उस पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिए। इरम, क्या बात है? आज हमारे पास आकर बैठने का ख्याल कैसे आ गया? उन्होंने प्यार से पुकारा। इरम ने झुककर टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डाला और उन्हें पेश किया। पानी पीते हुए बाबाजी को देखकर हीरोइन के सारे डायलॉग उसके दिमाग से अलटे घूम गए। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी, मगर घर में कोई बात करते ही नहीं देता। इरम ने जुमले का आगाज जज्बाती लहजे से किया ताकि बाबाजी का दिल नर्म पड़े। बाबाजी ने पानी का गिलास टेबल पर रखा। क्यों? क्या हुआ? मेरी बेटी से कोई बात क्यों नहीं करेगा? तुम्हें जब भी कोई बात करनी हो मुझसे करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसकी हिम्मत बढ़ी। मगर आपको मेरी बात शायद अच्छी न लगेगी। अगर आपको गुस्सा आ गया तो सब मुझे डांटेंगे कि मैंने बाबाजी का बीपी शॉट करवा दिया है। बाबाजी नरमी से मुस्कुराए। नहीं होता गुस्सा, कहो ना क्या कहना है। बाबाजी, आपको मालूम है कि 2 दिन पहले मेरे इंटर का रिजल्ट आया है। वो ठहर ठहर कर और सोच सोच कर बात कर रही थी। हाँ बेटा, जानता हूँ, और ये भी कि मेरी बेटी ने सारे शहर में टॉप किया है। बाबाजी की बात पर उसकी आंखें नम हुईं तो वो सिर झुका गई। मगर क्या फायदा है उस टॉप करने का बाबाजी, जब मेरे इल्म को इस बंगले की 4 दीवारी में ही जंग लगना है। इस बार लहजे में मायूसी खुद बखुद घल गई थी। बाबाजी ने उलझी हुई निगाहों से उसे देखा। क्या कहना चाहती हो बेटा? खुलकर कहो। इरम सोफे से उठी और उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। ये क्या कर रही हो इरम? इन्हें हैरांगी के साथ बुरा लगा। नहीं, मुझे बात करने दें। उसने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। आपको पता है, आपके इन हाथों ने मुझे चलना सिखाया और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर गालों पर फंसल गए। मैं जानता हूँ मेरी शहजादी, बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप नहीं जानते ना बाबाजी। अगर आप जानते तो आज मैं यूं घर में बंद तो ना होती। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ बाबाजी, और उसके लिए मुझे आपकी इजाजत दरकार है। उसके अल्फाज सुनते ही बाबाजी के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। उन्होंने इरम के हाथों से अपने हाथ आजाद करवाए। मैं यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी। मैं आपका सिर कभी भी शर्म से झुकने नहीं दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये जान आपकी अमानत होगी और मैं आपकी इमानत में कभी खियानत नहीं करूंगी। प्लीज बाबाजी, मुझे आगे पढ़ लेने दें। उसकी आवाज गिरिया में बदल गई। तो तुम भी मेरे खिलाफ जाकर अपनी सहर फूफू जैसी बनना चाहती हो? बाबूजी ने सख्त लहजे में पूछा। उनके लहजे में अब वो मोहब्बत नहीं रही थी। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबूजी, मैं इन जैसी नहीं बनूंगी। अगर मैंने कोई भी गलती की तो आप मेरी जान लेने का हक रखते हैं। मैं उफ तक नहीं करूंगी। बस मुझे पढ़ लेने दें। मैं आपके किसी फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। आप जिसके साथ मर्जी मुझे रुखसत कर दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगी। बाबाजी ने अपने घटने पीछे कर लिए और इरम को लगा कि इसका दिल रेजा रेजा हो गया। ये सब कुछ तो फिजा ने भी कहा था। फिर क्या हुआ? मेरी इज्जत को भरे मजमे में रौंद कर वो चली गई थी। तुम भी उनके नक्श कदम पर निकल पड़ी हो इरम। पहले पहले उन दोनों ने भी मुझसे ये वादा किया था, मगर क्या हुआ फिर? हर वादा मोहब्बत के नकाब में बगावत बन गया। बाबाजी, मैं ऐसी नहीं हूँ।
آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں؟ وہ بے بسی سے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ مجھے اپنے خون پر یقین ہی نہیں، اسی لیے اب یہ بات نہیں ہوگی۔ وہ سختی سے حکم سناتے اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور ارم وہ خالی ہاتھ زمین کو گھورتی رہ گئی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ؟ ایک بیٹی کی غلطی کی سزا باقی سب بیٹیوں کو کیوں بھگتنی پڑتی ہے؟ وہ زمین سے اٹھی تو اس کی نگاہ اپنی ماں شگفتہ بیگم تک گئی، جو اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ارم دل کے اندر تک ان کی کاٹدار نگاہیں اتر کر اسے زخمی کر گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد وہی زمین پر بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ ایک دن مزید گزر گیا اور ارم اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ اس نے کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شگفتہ بیگم نے تو اس کے کمرے میں آنے کی زحمت بھی نہ کی، مگر جیسے ہی آزا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ارم کو بستر پر سوتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارم دن کے وقت بہت کم سوتی تھی۔ آزا قریب آئی اور ارم کا چہرہ دیکھنے کے لیے کمبل ہٹایا تو حیران رہ گئی۔ ارم کا سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آزا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ جلتے ہوئے توے پر آ گیا ہو۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور بخار کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہی پڑی تھی۔ آزا جلدی سے گھبرا کر نیچے بھاگی۔ وہ نیچے آئی تو سب دوپہر کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یہ ارم کہاں ہے؟ میں کل رات بھی کھانے کی ٹیبل پر نہیں تھی، صبح بھی مجھے نظر نہیں آئی، باوا جی نے سوال کیا۔ وہ کہاں ہوگی باوا جی؟ کمرے میں بند شوق منا رہی ہوگی کہ آپ نے اسے یونیورسٹی جانے نہیں دیا۔ اگر آپ نے اس کی ضد پوری کی تو وہ بھی باغی ہو جائے گی۔ اس پر دھیان نہ دیں، اسے کمرے میں ہی بند رہنے دیں۔ شگفتہ بیگم کے چہرے پر سختی تھی۔ آزا کو اپنی ماں پر رہ رہ کر غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا۔ وہ ماں ہو کر کیسے اپنی ہی بیٹی کے جذبات کو روند رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر باوا جی کی طرف بڑھی۔ باوا جی، ارم کو بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوش پڑی ہے۔ یہ سن کر سب کے ہاتھ کھانے سے ہٹے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ باؤ جی کو لگا انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں باوا جی، اسے بہت تیز بخار ہے۔ آزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باوا جی کرسی سے اٹھے اور اب ان کا رخ ارم کے کمرے کی طرف تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو آزا کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ارم واقعی بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ باؤجی کے پیچھے ہی شگفتہ بیگم اور دوسرے بھائی بھی آ گئے۔ جاؤ، دیدان کو بلا کر لاؤ، باؤجی نے حکم دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور سب پاس کھڑے تھے۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ 26 سال کا ہینڈسم اور دلکش مرد۔ اس کی حیصل سبز آنکھیں اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ گندمی رنگت، ہلکی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے کالے بال، اس کا چفٹ سے نکلتا قد اور کثرتی وجود بلاشبہ وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر بے ہوش پڑی ارم تک گئی۔ پھر اس نے باوا جی کو دیکھا جو پریشانی سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ بڑے باوا جی کے پاس آیا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں حوصلہ دیا۔ لیڈی ڈاکٹر اب چیک اپ کر چکی تھیں۔ انہوں نے کسی چیز کا اسٹریس لیا ہے، اس وجہ سے شاید اتنا تیز بخار ہو گیا ہے۔ آپ بس اس کا خیال رکھیں۔ لگتا ہے آپ کی بچی کافی حساس ہے۔ انہیں اسٹریس سے دور رکھیں تو یہ ٹھیک رہیں گی۔ ڈاکٹر نے زیدان کو دیکھتے کہا، میں چلتی ہوں، جب ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ اتار دیجئے گا۔ زیدان ڈاکٹر کے اشارے کو سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر باہر چلی گئیں اور شگفتہ بیگم بھی کچھ دیر ارم کو دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب کمرے میں آزا، دیدان اور باوا جی رہ گئے تھے۔ کیا ہوا تھا اسے؟ دیدان نے باوا جی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا ارم کو بخار تبھی ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ رو رہی ہو یا پھر کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہو۔ یونیورسٹی جا کر پڑھنا چاہتی ہے، باوا جی نے ارم کو دیکھتے جواب دیا۔ تو آپ نے منع کر دیا؟ دیدان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم بھول گئے پہلے اس خاندان کی عورتوں نے کیا ہے؟ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ دیدان چند پل خاموش رہا، پھر آزا سے مخاطب ہوا، جاؤ باؤ جی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔
आज़ा के जाने के बाद ज़िदान बाबा जी की तरफ मुड़ा। आपको ऐसा क्यों लगता है बाबा जी कि अगर एक गंदी मुछली तालाब में हो तो उसका मतलब ये है कि सारा तालाब ही गंदा हो गया? जो कुछ इस खानदान में पहली बेटियों ने किया, इन सब में इरम का कोई कसूर नहीं था। आप एक बेटी की गलती की सजा दूसरी को क्यों दे रहे हैं? तालीम हासिल करना हर बेटी का हक है, और इरम तो है भी बहुत काबिल। उसे तो जरूर अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। बाऊजी बेहद हैरत से उसे देखते रह गए। तुम क्या कह रहे हो ज़िदान मलक? तुम कब से उस खानदान की बेटियों की हमायत करने लगे? ज़िदान के लब्बों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। मैं किसी की हमायत नहीं कर रहा बाऊजी, मैं बस हक की बात कर रहा हूँ, जो ठीक है बस वही कह रहा हूँ। बाकी आप देख लें, जैसा आपको मुनासिब लगे। आखिरी फैसला तो आपका ही होगा। वो इतना कहते खामोश हो गया। ज़िदान की सोच, उसने ड्रब को देखा जो खत्म हो चुकी थी। वो इरम के हाथ से निडल निकालने के लिए बेड के करीब आया। जैसे ही उसने इरम का हाथ पकड़ा, इरम ने किसमसा कर आंखें खोलें। उसका दिमाग अभी मुकम्मल होश में नहीं आया था। उसकी नजरें सीधा ज़िदान पर पड़ीं। ज़िदान ने निड्डल निकाली, जहां खून की नन्ही सी बूंद निकली। ज़िदान ने पास पड़ा बैंडेड उसके हाथ पर लगा दिया गया। इस सारे में इरम का हाथ उसके हाथ में ही था। इरम चंद पल उसे देखती रही, फिर दोबारा नींद आने लगी। बाहर बरामदे में चहलकदमी करते बाबाजी के दिमाग में अब एक नई बात आई। वो पलटे और सीधा ज़िदान के पास आकर बैठ गए। बेटा, मैंने एक फैसला किया है। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, बाऊजी ने संजीदगी से कहा। शादी के जिक्र पर ज़िदान के चेहरे का रंग फक हुआ। जो कुछ 1 साल पहले फिजा ने उसके साथ किया, वो अभी तक भूला नहीं था। वो शादी करने को तैयार था, मगर इस बार उसने किसी शर्त पर नहीं माना। अच्छा, और किससे करेंगे शादी? ज़िदान ने तंज का तीर फेंका। इर्म से। बाबाजी के अल्फाज सुनकर वो साकत ही रह गया। क्या? आप क्या कह रहे हैं बाबाजी? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, और मैं सोच चुका हूँ कि तुम्हारा और इर्म का निकाह करवा दूंगा। इसके बाद अगर वो यूनिवर्सिटी जाना भी चाहे तो जा सकती है। वैसे भी तुम भी तो आजकल इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो उसे अपने साथ ले जाया करना। निकाह के बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बाबाजी के चेहरे पर एक चालाकी सी थी। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, और जो कुछ इस खानदान की पहली 2 बेटियों ने किया है, फिर वो ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच नहीं सकेगी। बस यूं समझ लो कि मैं उसके पांव में निकाह की जंजीरें डाल दूंगा। इस तरह से वो इस खानदान की इमानत रहेगी और कभी भी खयानत करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने उसे बना किसी हिकमत अमली के यूनिवर्सिटी भेज दिया तो हो सकता है मैं उसे बाकी दोनों की तरह भी खो दूं, और मैं ऐसा नहीं चाहता। बाबा जी ने अपना असल बयान कर दिया। आपको लगता है वो मान जाएगी? ज़िदान ने ये नहीं पूछा कि वो ये निकाह नहीं चाहता। तुम मान जाओ। उसे कैसे मनाना ये मेरा काम है। तुम्हें कोई एतराज है? ज़िदान ने कांधे अचकाए। पहले भी मेरी जिंदगी का फैसला आप ही ने किया था। आप ही बड़े हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, और न ही मैं खानदान के खिलाफ जाऊंगा। जहां आप चाहेंगे वहां शादी कर लूंगा। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। वो मुकम्मल फरमानबरदारी से बोला कि बाबाजी मुस्कुरा दिए। दूसरी तरफ बाऊजी अब इरम के कमरे में थे। वो जो लेटी हुई थी, इन्हें देखते ही उठकर बैठ गई। कैसी तबीयत है अब मेरी शहजादी की? बाऊजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। ठीक हूं बाबाजी, वो धीमी सी आवाज में बताकर रुख मोड़ गई। अच्छा जी, अब तुम अपने बाबाजी से नाराज भी होगी? बाऊजी ने मुस्कुराकर पूछा। मैं आपसे नाराज क्यों होने लगी? मेरा नाराज होने का हक ही नहीं है। सब हुकूक तो आपके पास हैं। बाऊजी, उसके लब्बों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। तो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो तुम? बाऊजी उसे नाराज देखते संजीदा हुए। इरम सारी नाराजगी भूलती हैरत से बाबाजी को देखने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। बाबाजी की बात पर इरम के चेहरे की सारी उदासी जैसे दूर जा हुई। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है बाबाजी।
वो पुरजोश हुई। नहीं, ऐसे नहीं, पहले शर्त सुन लो, फिर फैसला करना। बाऊजी संजीदा हुए तो इरम की मुस्कुराहट समट गई। मैं तुम्हारी और जिदान की शादी करवाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम सुकून से जैसे चाहो वैसे पढ़ सकती हो। जिदान तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेगा। वो हैरत से बाबा जी को देखती रह गई। इतनी अचानक शादी? मगर बाबा जी, अभी तो मुझे पढ़ना है। फिर इतनी जल्दी शादी क्यों? आप सिर्फ निकाह करवा दें। इरम को जिदान से शादी में कोई मसला नहीं था, मगर वो जानती थी कि शादी के बाद पढ़ाई पर फोकस नहीं कर सकेगी। बेटा, हालात को मुद्दनजर रखते हुए रुखसती भी साथ ही होना जरूरी है। तुम्हें रोज जिदान के साथ आना जाना होगा, और निकाह के बाद ये रिश्ता जितना महफूज इतना ही गैर महफूज भी है। सो इसलिए रुखसती जरूरी है। शादी तो तुम्हारी वैसे भी होनी ही है बेटा, आज नहीं तो कुछ अरसे बाद। लेकिन अगर तुम जिदान से शादी के लिए हाँ करोगी तो सुकून से पढ़ सकती हो और मेरी आंखों के सामने भी रहोगी। वो बाबा जी के चेहरे को देख रही थी। वो ठीक ही तो कह रहे थे, और इस वक्त उसे अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो फौरा मान गई। तुम्हें कोई मसला नहीं? बाबूजी को उम्मीद थी वो शायद कभी न माने। नहीं बाबा जी, मुझे क्यों कोई मसला होगा? आपका फैसला सर आंखों पर, और मुझे आपकी पसंद पर कोई एतराज नहीं। इरम ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबूजी ने इत्मीनान से उसे गले लगाया। ये हुई ना अच्छी बेटी वाली बात। जो मान इनकी अपनी सगी बेटी न रख सकी, वो उनकी इस पोती ने रख लिया। शादी की रात जैसे ही निकाह हुआ, बाऊजी के चेहरे पर खुशी दीदनी थी। वो बहुत खुश थे कि खानदान की पहली बेटी थी जिसने उनका मान रखा था। चंद रोज में वलीमा हुआ और यूं चटपट इरम जिदान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गई। वो एक बंगले से निकलकर दूसरे में आ गई थी। ताई उसे जिदान के कमरे में छोड़कर गई थी और अब वो बस्तर पर बैठी आने वाले हालात का सोच रही थी। वो इस वक्त मेरून रंग के लहंगे में थी जिस पर सुनहरी काम हुआ था। हैवी ज्वेलरी और खूबसूरत मेकअप ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वो अभी सोच ही रही थी कि जिदान से क्या और कैसे बात करे, जब जिदान कमरे का दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। उसने सियाह शेरवानी पहन रखी थी। वो दरवाजा बंद करता बस्तर के करीब आया। इसके हर उठते कदम पर इरम को अपना दिल हल्क में आता महसूस हो रहा था। वो उसके पास ही बस्तर पर बैठ गया। इरम का झुका सर मजीद झुक गया। जिदान ने साइड टेबल का दराज खोला और वहां से एक ज्वेलरी बॉक्स निकालकर इरम की तरफ किया। इसमें एक डायमंड की रिंग, ब्रेसलेट और डायमंड का ही खूबसूरत पेंडेंट था। ये तुम्हारी मुना दिखाई। इसके लहजे में नरमी थी जिसे महसूस करते इरम को कुछ हौसला हुआ। जिदान ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और अंगली में वो रिंग पहना दी। फिर उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी पहना दिया। वो इरम के मजीद करीब हुआ। मैं आई। उसने इजाजत चाही तो इरम होश में आई और बना कुछ कहे अपना चेहरा आगे किया तो जिदान उसके गले में वो नफीस पेंडेंट डाल गया, इसकी हुक लाक करते हुए। जिदान इरम के मजीद करीब आ गया। इरम का दिल उसकी करबत में बाहर निकलने को मचलने लगा। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द उसके इतना करीब आया था, वो भी मुहर्रम। उसे कुदरती घबराहट हो रही थी। उसकी सांसें जिदान के चेहरे पर पड़ रही थीं और जिदान की सांसें उसकी गर्दन पर। जिदान ने चेहरा उठाया, उसे देखा। दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे और जिदान पहली बार उसे इतने करीब से देख रहा था। इसके दिल ने एतराफ किया कि बलाशबा वो बहुत खूबसूरत थी। वो इसकी तरफ खींचा जा रहा था। बेसाख्ता आगे बढ़ते जिदान ने उसके गाल को लबों से छुआ और इरम जहां थी वहीं थम गई। उसका लम्स जिस्म में करंट की तरह दौड़ा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इससे पहले जिदान कुछ कहता, इरम ने जल्दी से बात का आगाज किया। हो, कहो। उसने नरमी से उसके बालों की लट अपनी अंगली पर लिपेटते इजाजत दी। मैं वो कहना चाह रही थी कि इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कैसे करे। वो बात करते हुए घबरा रही थी।
अगर जिदान को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, मगर मैं चाहती हूँ मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर यही बाबा जी की शर्त थी। मुझे उनकी शर्त से कोई मसला नहीं है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि शादीशुदा लड़कियां अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शादी के बाद उन पर इस रिश्ते की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो सिर झुकाए अपने हाथों को मसलती हुई कह रही थी, तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, आप मुझ पर कोई ऐसी जिम्मेदारी मुसल्लत मत कीजिएगा जो निभाने और बर्दाश्त करने का मुझ में हौसला ना हो। उसने घबराकर चेहरा उठाया और जिदान को देखा, जो उसे सख्त नजरों से देख रहा था। कहना क्या चाहती हो? जरा आसान अल्फाज में कहोगी? उसने ऐसी सख्ती से कहा कि इरम अंदर तक लर्ज गई। मैं बस ये चाह रही थी कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाते। इसके अल्फाज लबों में ही रह गए, क्योंकि जिदान इसके लबों पर सख्ती से अंगली रख चुका था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि इरम कांप सी गई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना हक छोड़ूंगा? बीवी हो तुम मेरी, और तुम पर फर्ज है अपने शोहर को इसका हक देना। नहीं जिदान, मेरा मतलब वो नहीं था। इरम घबराकर पीछे हुई और बेड कराउन से चमट गई। जिदान ने हाथ उसके दाएं बाएं बेड कराउन पर रखे। तुम्हें पढ़ने की इजाजत मिल गई है ना? तो इसी पर फोकस करो। बाकी मैं क्या करूंगा, क्या नहीं, ये सोचना मेरा काम है। मुझे कब, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, उसका फैसला मैं करूंगा। जब मेरा दिल चाहेगा तुम्हारे करीब आऊंगा और तुम कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाओगी, वरना यूनिवर्सिटी जाना इसी रोज बंद हो जाएगा। याद रखना। इरम को उसकी आंखों से बेतहाशा खौफ आया। तुम पर घर के किसी काम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हें बस पढ़ना है और मेरे साथ खुशहाल जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी और मैं खुद करूंगा। जो भी मांगोगी दूंगा, मगर शर्त एक है, मेरी वफादार होना होगा। वो एक एक लफ्ज सख्ती से कह रहा था। उसकी अंगली इरम की शहरग पर चली गई थी। इरम ने घबराकर इस बात में सिर हिलाया, जैसे उसकी हर बात को अच्छे से समझ गई हो। पहले हम दोनों का रिश्ता किया था, वो भूल जाओ। अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, और मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। मैं कोई पागल इंसान नहीं हूं जो किसी भी बेमकसद बात पर गुस्सा करे। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मुझसे मोहब्बत मिलेगी। मैं जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जो एक शवहर को अपनी बीवी को देनी चाहिए, मगर बदले में मुझे सिर्फ वफादारी चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत न हुई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम अब सिर्फ जिदान मलक की हो। इस बात को घूल कर पी जाओ, समझ गई? जिदान ने सख्ती से पूछा, तो इरम ने घबराकर जोरों शोरों से हाँ मैं सर हिलाया। आन की शादी को 3 माह हो चुके थे। इरम रोज जिदान के साथ यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुकी थी और बहुत खुश थी। जिदान के पास भी उनका एक लेक्चर था। वो हर चीज बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसे खुश देखते सब खुश थे। जिदान ने उसके बाद अभी तक इरम के करीब आने की कोशिश नहीं की थी, जिससे इरम पुरस्कून थी। वो रोज रात को जिदान के पास बैठकर पढ़ती थी, और जिस चीज में उसे समझ नहीं आती थी, जिदान उसे गाइड करता था। आन 3 माह के उर्से में उसने जाना था कि जिदान बलाशबा एक बेहतरीन शवहर था। उसने इरम के आराम का हर तरह से ख्याल रखा था। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था। वो उसे सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी ही देता था, और इतने महीनों में तो इरम को भी उसकी आदत होने लगी थी। अगर एक दिन उसे न देखती तो सुकून नहीं आता था। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो रही थी, और उसे कोई दुख नहीं था। मगर शायद आज का दिन ही इरम के लिए बड़ा साबित हुआ। वो क्लास से बाहर निकल रही थी जब इसका क्लास फीलो इरसलान उसके रास्ते में आ गया। मुझे तुमसे बात करनी है, इरम। इसने इरम का रास्ता रोका।
इरम ने घबरा कर आसपास देखा। अगर जिदान ने देख लिया तो उसकी क्लास तो पक्की लग जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम गलत समझ रही हो। देखो, हम क्लास फेलोज हैं। तुम मुझे अच्छी लगती हो और हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगी? इरम के चेहरे पर गुस्से के तासरात नमायां हुए। वो इस लड़के की एक कदम करीब हुई और ऐन इसी वक्त दूर से आते जिदान की नजर इस मंजर पर आकर ठहर गई। जिदान की आंखों में फौरन आग भड़क उठी। उसे देखा कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी। उसका सारा वजूद जैसे आग की तरह जलने लगा। वो जीलस हुआ था, वो भी बुरी तरह। वो जानता था इरम का किरदार बहुत अच्छा है, मगर फिर भी उसे इतना गुस्सा क्यों आया था? इरम ने नफरत से उर्सिलान को घूरा। मैं शादीशुदा हूं, मिस्टर। इसीलिए आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अपने शोहर को कहकर ऐसी तुम्हारी धुलाई करवाऊंगी ना कि 10 दिनों तक बस्तर पर ही पड़े रहोगे। वो हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती कैंटीन की जानिब गई, मगर इतनी दूर से इसकी वो मुस्कुराहट देख जिदान के तन बदन में मजीद आग लग गई। जिदान गुस्से से कैंटीन में आया। वो भी आकर कुर्सी पर बैठी ही थी जब जिदान ने उसे कलाई से पकड़ा। जिदान, क्या हुआ? इसने हैरत से जिदान से पूछा। जस्ट शट अप। वो ऐसे गुस्से से चीखा कि इरम का सांस हल्क में अटक गया। वो उसे लेकर पार्किंग तक आया, उसे गाड़ी में बैठा कर ड्राइविंग सीट तक आया और गाड़ी स्टार्ट की। सारा रास्ता गुस्से में वो तेजी से गाड़ी चला रहा था। इरम समझ गई थी कि वो उसे इस लड़के से बात करते देख चुका है। आप गलत समझ रहे हैं जिदान। वो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कह दिया मैं शादीशुदा हूं। मगर जिदान की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हुई। उसके बाद इरम ने कुछ नहीं कहा। वो खामोश हो गई। गाड़ी कासिम मेंशन के पोर्च में रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला, इरम को बाजू से पकड़े बाहर निकाला और खामोशी से उसके साथ सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे में आया। इससे पहले जिदान कुछ कहता, इसका मोबाइल फोन बार बार बजने लगा। उसने अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो चेहरे पर एक बार फिर संजीदगी छाई। मेरे आने से पहले अगर तुम कमरे से बाहर निकली तो याद रखना, जान निकाल दूंगा तुम्हारी। वो इतनी सख्ती से कहकर गया था कि इरम सहम कर बस्तर पर बैठ गई। वो जानती थी जिदान ने जो कहा है वो कर गुजरेगा। वो दोपहर का गया था, फिर रात के 10 बजे कमरे में दाखिल हुआ। इरम स्टडी टेबल पर बैठी अपने ध्यान में पढ़ाई कर रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसने जिदान को अंदर आते देखा। इरम ने किताबें वहीं समीटें और उठकर जिदान की तरफ बढ़ी। जिदान, मैं सच कह रही हूं, मैंने जानबूझकर उससे बात नहीं की। वो तंग करने की कोशिश कर रहा था। वो घबरा रही थी कि अगर जिदान नाराज हो गया तो क्या होगा। वो उसके करीब आई तो जिदान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे पकड़े अपने नजदीक किया। वो उसके सीने से टकरा गई। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम्हें वक्त दिया था। क्या मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती मुसल्लत की? वो सख्ती से पूछ रहा था, मगर इरम उसकी आंखों में जैसे अजीब सी मोहब्बत का खुमार देख सकती थी। उसने घबरा कर नफी में सर हिलाया। मैं जानता हूं इरम, तुम मेरी वफादार हो। तुम गलत नहीं हो, लेकिन यकीन करो, तुम्हें किसी और के इतना करीब देखकर मेरा दिल जलने लगा था। अब तक जल रहा है, और जानती हो अब तुम्हारी क्या सजा है? इरम ने घबरा कर उसे देखा। तुम्हारी सजा ये कि अब मैं तुम्हें कोई मेहल्लत नहीं दूंगा। आज से, अभी से, इसी वक्त तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना हक रखता हूं तुम पर। उसकी बातें समझती इरम और घबरा गई। जिदान, प्लीज। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर जिदान उसके लबों पर हाथ रख चुका था। मैं कह चुका हूं ना, अब मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। बीवी हो तुम मेरी, और इस वक्त तुम्हारी शदीद तलब हो रही है। इरम ने महसूस किया कि जिदान की शायद तबीयत ठीक नहीं है। आपकी तबीयत ठीक है क्या? आपको कहीं कोई चोट लगी है? उसे महसूस हुआ। उसने जिदान का कांधा टटूल कर देखा तो उसे वहां पटी महसूस हुई। आपको कहीं चोट लगी है जिदान? वो तड़प ही तो गई थी। चोट लगी है, मगर दिल पर। जिदान का हाथ अपने जख्म से हटा चुका था।
आप कहाँ गए थे? आप क्या काम करते हैं? आप क्यों रातों को गायब रहते हैं? वो एक साथ ही इतने सारे सवाल कर चुकी थी। तुम्हें क्यों बताऊं मैं? जिदान ने उसके बाल हाथों की मिट्टी में लेते पूछा। क्यों नहीं बताएंगे आप मुझे? बीवी हूं मैं आपकी। इर्म तड़प ही तो गई थी। बताऊंगा, मगर तब जब वाकई तुम मेरी बीवी बन जाओगी। सिर्फ ऐसे कागजी रिश्ते से तुम मुझ पर कोई हक नहीं जता सकती। इरम समझ गई थी कि वो आज गुस्से में है। जिदान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। वो नहीं जानती थी उसने किस लम्हे के जेरे असर ऐसा कहा, और जिदान जैसे साकत रह गया। कितनी ही देर बाद उसने इरम के चेहरे पर हाथ रखा। क्या कहा? दोबारा कहना, जैसे उसे यकीन न आया हो। हाँ, मुझे मोहब्बत है आपसे, और अपने शवहर से मोहब्बत होना, इसमें कोई कबाहत नहीं। उसने अपना सिर जिदान के सीने पर रख दिया। उसके अल्फाज जैसे जिदान के सीने में ठंडे कतार गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे अल्फाज मुझे कितना सुकून दे गए हैं, इर्म। वो इर्म के मजीद करीब हुआ। मैं अब इस फासले को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं एक बार चला गया किसी भी मिशन पर तो शायद वापस ना आ सकूं, और वापस नहीं आया तो फिर। इरम ने कुछ भी कहे बिना उसके सीने पर सिर रख दिया, यूं जैसे आज से इजाजत दे दी हो। ठीक है, मैं आपके तमाम हुकूक पूरे करूंगी। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब सच में दें। इरम ने संजीदगी से पूछा तो जिदान भी संजीदा हो गया। आओ के पूछो। उसके माथे पर नरमी से अपना लम्स छोड़ चुका था। आपको चोट कैसे लगी? कहाँ गए थे आप? और कौन है वो इंसान जिसकी काल आपको बार बार आती है? और क्यों आप उसकी काल सुनते ही घर से ही निकल जाते हैं? बताएं मुझे। हर सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं। आपका हक है मुझे वजाहत देना। जिदान उसका हाथ पकड़े बस्तर पर आया, उसे बस्तर पर बैठाकर उसके पास ही बैठ गया। ठीक है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर ये वादा करो कि ये हम दोनों के दरमियान राज रहेगा, क्योंकि तुम मेरी हमराज हो। उसने अपना हाथ इरम के सामने फैलाया। इरम ने फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं आपसे वादा करती हूं, आपका हर राज मेरा राज। मैं जब यहां से बाहर था, मेरा मतलब पढ़ाई के लिए गया था, तो मैं पढ़ाई के लिए नहीं गया था। मैं PI में गया था। अल्फाज नहीं थे, पगला हुआ शीशा था जो किसी ने इरम के वजूद में उतारा। उसे लगा जैसे वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगी। हाँ, और मैं प्रोफेसर नहीं हूं। असल में मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, और ये बात कोई नहीं जानता, यहां तक कि बाबा जी भी नहीं। और इरम का हाथ बेअख्तियार अपने सीने तक आया। वो इतना बड़ा राज सीने में छिपाए बैठा था। आपने बाबा जी को पता नहीं चलने दिया। आखिर उन्हें कैसे नहीं पता चला? इरम ने उलझी हुई निगाहों से पूछा। मैं जानता था, अगर मैंने किसी को बता दिया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, तो मुझे घर में से कोई भी एक काम नहीं करने देगा। और बचपन ही से आर्मी ऑफिसर बनना मेरी ख्वाहिश थी। क्या अपनी ख्वाहिश पूरी करना गलत बात है? जैसे तुम पढ़ना चाहती थीं, मैं भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। मैंने उनमें से किसी से झूठ नहीं बोला, बस मैंने सच नहीं बताया। सच छिपाना और झूठ बोलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं पढ़ाई का बहाना करके PE में चला गया, और यूनिवर्सिटी भी सिर्फ इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां पर ड्रग डीलिंग और स्मगलिंग का रैकेट यूनिवर्सिटी में फैला हुआ है, और मुझे प्रोफेसर के भेस में वो सारे रैकेट खत्म करना है। और जो फोन आता है, मुझे मेरे सीनियर्स का आता है, और मुझे वो आर्डर देते हैं कि मुझे अब इस वक्त ये काम करना है या फिर मुझे यहाँ पहुंचना है। इसीलिए मैं फौरन चला जाता हूं। इरम की आंखों से आंसू बहते गालों को भगोने लगे। मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कभी कोई मसला नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो इस दिन भी बाबा जी से कहा था कि तुम्हें पढ़ने दें। पढ़ाई तो तुम्हारा हक है, मगर मैं नहीं जानता था कि निकाह हमारे दरमियान इतनी गहरी मोहब्बत डाल देगा कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकूंगा, और तुम्हें किसी दूसरे के साथ खड़ा देखकर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो प्यार से इरम के बाल सहला रहा था। उतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? इरम ने भीगी आंखों से पूछा। जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 चीजों से मोहब्बत की है, एक अपने वतन और वर्दी से,
और दूसरा तुमसे। जिदान ने संजीदगी से जवाब दिया। आपने क्यों नहीं बताया किसी को? क्या आप सारी जिंदगी धोखा देते रहेंगे? इरम को दुख हुआ। नहीं, मैं वक्त आने पर बता दूंगा, मगर अभी वक्त नहीं आया। तुम वादा करो, ये बात किसी को नहीं बताओगी? इरम ने इस बात में सिर हिलाया। मैंने वादा किया है जिदान, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर इस तरह तो आपकी जान को हर वक्त खतरा रहेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो ससकते हुए जिदान के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। जिदान को टूटकर इस पर प्यार आया। कुछ नहीं होगा मुझे, ये सब सिर्फ हमारे मुल्क के लोगों का वहम है कि आर्मी में जाने वालों की जान हर वक्त सूली पर लटकी रहती है। जो मौत होती है ना इरम, इस पर किसी का बस नहीं चलता। वो जब आनी है ना, इंसान को अपने घर की चार दीवारी में भी आ जानी है, और जब नहीं आनी तो वो बॉर्डर पर लड़ते हुए भी नहीं आती। तुम वादा करो, तुम मेरा साथ हमेशा दोगी? जिदान ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में लिया। इरम ने रोते हुए इस बात में सिर हिलाया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जिदान, और ये सब जान लेने के बाद मुझे लग रहा है जैसे मेरी मोहब्बत के दीप बहुत तेजी से जलने लगे हैं। जिदान ने गहरी सांस ली। जब इरम का मूड कुछ बेहतर हुआ तो उसकी तरफ पलटा। अब मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब मैं इस फासले को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार चला गया किसी भी मिशन पर तो शायद वापस न आ सकूं, और वापस नहीं आया तो फिर। इरम ने कुछ भी कहे बिना उसके सीने पर सर रख दिया, यूं जैसे आज से इजाजत दे दी हो। मुझे फख्र है कि आप मेरे शौहर हैं। इरम ने उसके सीने पर हाथ रखे सरगोशी की। जिदान ने उसका माथा चूमा, फिर उसके दोनों गालों पर और लबों पर झुका, और जी भरकर उसकी सांसें पीने के बाद वो ऊपर उठा। उसने अपनी कमीज के बटन खोले और कमीज उतार चुका था। फिर उसके और अपने दरमियान सारे पर्दे गिराकर वो इरम पर मुकम्मल तौर पर झुका। बिलाखिर इरम ने मुतमईन होते अपना वजूद अपने शौहर को सौंप दिया। वो आज इस पर फख्र कर रही थी कि वो इतनी सारी मुसीबतों से लड़कर सबकी हिफाजत कर रहा है, और वो वादा कर चुकी थी कि जब तक ये सच्चाई जिदान खुद सबको, घर वालों को नहीं बता देगा, वो भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो इसकी हमराज है। और गहरी होती रात इन दोनों को हमेशा के लिए एक कर चुकी थी। मजबूरी से बना रिश्ता, और आज वो इस रिश्ते पर जान छिड़कने वाली लड़की खुश थी कि उसने अपने बड़ों का दिल नहीं दिखाया और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया। कभी कभी बड़ों के फैसले औलाद के लिए बेहतरीन होते हैं।